कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत का नशा कांग्रेस के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उनका अंदाज ऐसा है कि कर्नाटक जीत गए तो मानो पूरा देश ही जीत गए और बीजेपी को बढ़ चढ़ कर चुनौतियां पेश करने लगे हैं कि 2024 हमारा है। लेकिन कांग्रेस की ये चुनौतियां और दावे हवा हवाई हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो समस्याएं हैं वह जस की तस हैं। न संगठन है और न ही कोई एजेंडा, बस दावे ही दावे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को ज्यादा खुश न होने की सलाह दे डाली। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में भाजपा को हराने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अंतर होता है और वोटर का मूड बदल सकता है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि इससे कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन लगातार 4 राज्यों में सरकार बनाने के कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। शशि थरूर ने कहा कि ये जरूरी है कि कांग्रेस आत्मसंतुष्ट न हो। 2018 में हम न केवल कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बने थे, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जीत मिली थी। फिर भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी से हम इन्हीं राज्यों में हार गए। थरूर का कहना है कि कांग्रेस ये मानकर नहीं चल सकती कि जो प्रदेश के चुनाव में काम कर गया वो राष्ट्रीय चुनाव में भी काम करे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित हुए थे। राज्य में 224 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। थरूर ने कहा कि कर्नाटक में स्थानीय स्तर पर मजबूत एवं प्रभावशाली नेतृत्व होने और स्थानीय मुद्दों पर जोर देने के कारण कांग्रेस की जीत में मदद मिली। कांग्रेस में कुछ नेताओं के बीच टकराव से जुड़े मुद्दे पर थरूर ने कहा कि पार्टी में मतभेद का होना सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि राजनीति में लोगों का महत्वाकांक्षी होना सामान्य है। वे पार्टी की विचारधारा और एजेंडे को लेकर प्रतिबद्ध हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति ये महसूस कर सकते हैं कि वो पार्टी के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए दूसरों से बेहतर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे पर मुख्यमंत्री रहते हुए जो आरोप लगते रहे कि वे घर से नहीं निकलते, अपने मंत्रियों और विधायकों को मिलने का वक्त नहीं देते, सत्ता जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे का यही हिसाब किताब जारी है। पार्टी के नेताओं से मिलने का उनके पास वक्त नहीं होता या फिर वे उनसे मिलना ही नहीं चाहते। कुछ इसी तरह के आरोप लगाकर शिवसेना यूबीटी के पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा कि 1 साल पहले शिवसेना यूबीटी का उपनेता नियुक्त किए जाने के बावजूद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में ठाकरे से मिलना असंभव हो गया था। शिशिर शिंदे ने आगे कहा कि ठाकरे गुट ने उन्हें मनचाहा काम करने को नहीं दिया। शिशिर शिंदे ने पत्र में लिखा कि 4 साल तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, फिर उन्हें एक अलंकारिक पद दिया गया। इससे उनके जीवन के 4 साल बर्बाद हो गए। शिशिर शिंदे की पहचान एक तेज तर्रार नेता के रूप में की जाती है। शिवसेना के तेज तर्रार नेता शिशिर शिंदे 1991 में तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान मैच रोकने के लिए मुंबई की वानखेड़े की पिच की खुदाई कर दी थी। बाद में वह शिवसेना छोड़कर राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो गए। 2009 में उपनगरीय भांडुप से विधायक चुने गए। साल 2018 में शिवसेना में लौट गए। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिशिर शिंदे शिवसेना के उपनेता बने। 2009 में भांडुप विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद साल 2014 में हुए चुनाव में हार गए थे। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि हर कार्यकर्ता की कोई पहचान होती है, कार्यकर्ता में कुछ गुण होते हैं, लेकिन मुझे खेद है कि इन 4 वर्षों के दौरान मेरी उपलब्धियों, संगठनात्मक कौशल, हाथ में आए कार्य को पूरा करने के लिए जबरदस्त दृढ़ संकल्प, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध की उपेक्षा की गई। हालांकि मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे किसी भी कृत्य से शिवसेना की बदनामी नहीं हुई है। उन्होंने आगे लिखा कि इस पत्र के माध्यम से कोई सार्वजनिक आरोप लगाए बिना मैं आपको जय महाराष्ट्र कहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की विधायक ने ऐसा बयान दे डाला कि पूरी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। असल में रायपुर के रावा भाटा में आयोजित धर्म सभा में कांग्रेस विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सभी हिंदू एक हो जाएंगे तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अनीता के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस ने कहा कि उनका ये निजी बयान है। अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि आज हम सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हो रहे हैं।
मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चला रहे हैं, उसमें हम सब जो भी सहयोग कर सकते हैं करेंगे। कांग्रेस की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने मंच से छत्तीसगढ़ी में भाषण देते हुए कहा कि हमें बिल्कुल सहयोग करना है और अपने गांव से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित होना है। हिंदुओं के लिए बात करनी है। हम हिंदुओं को एक होना है, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे। उन्होंने 3 क्रिश्चियन परिवारों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई और कांग्रेस पर निशाना साधा। धर्मांतरण का मामला उठाया और कहा कि आज 3 परिवारों की वापसी हुई है। ईसाई धर्मांतरित लोग वापस हिंदू धर्म में आए हैं। धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ में कुचक्र चल रहा है। चारों पीठ के शंकराचार्यों के आशीर्वाद से हिंदुस्तान मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है। जितने लोग धर्म से बाहर चले गए, ऐसे सभी लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने का आगे काम चलता रहेगा और भी बड़ा अभियान होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस की ही विधायक ने हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़े होकर पार्टी को असहज कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने शर्मा के बयान से उसे व्यक्तिगत बताकर किनारा कर लिया। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संविधान के साथ खड़ी है। बाबा साहेब आम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने जो भारत का संविधान बनाया, उस संविधान में धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का उल्लेख है। कांग्रेस पार्टी उस धर्म निरपेक्षता के साथ पूरी तरह से खड़ी है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा हो सकती है। कांग्रेस पार्टी मध्यमता का स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी में हर धर्म का स्वागत किया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। बीजेपी को घर बैठे हिंदुत्व के मामले में कांग्रेस को घेरने का मौका मिला तो वो कहां पीछे हटने वाली। बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस को बहरूपिया और पाखंडी पार्टी बता दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश राममय हो रहा है। हिंदू राष्ट्र को लेकर एक सुर में बात होने लगी है। मौके को भांपते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता भी राम नाम लेने लगे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे हैं। समझ सकते हैं कि मौके की राजनीति करने वालों का चेहरा सामने आ रहा है, जबकि पिछले 4.5 साल से हिंदुओं का अपमान, लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है। बहरूपिया और पाखंडी चेहरे को छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार ये कहते घूम रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले होंगे और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 2024 में चुनाव जीत गई तो फिर इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। असल में दोनों अपनी अपनी तरफ से दबाव की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस को अपने सांचे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सौरभ भारद्वाज और अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो 2024 के बाद देश में चुनाव होंगे ही नहीं। इस दौरान उन्होंने एक शर्त रख दी कि यदि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़े तो आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश को छोड़ने के लिए तैयार है। यानी उनकी पार्टी इन दोनों ही राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन ये हकीकत नहीं है। सच तो ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में केजरीवाल पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और अब पीछे कदम उठाना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस अगर दिल्ली और पंजाब को लेकर समझौता कर भी लेती है तो किसी न किसी बहाने से केजरीवाल की पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव जरूर लड़ेगी और बाकी की बयानबाजी सिर्फ सियासी चाल है जिसे कांग्रेस बेहतर तरीके से समझ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी ही आम आदमी पार्टी की ताकत है। जानकारों का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कांग्रेस की कमजोर होने पर ही आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी है। आपकी ओर से केवल कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए ऐसी शर्त रखी जा रही है जिससे उसके लिए मैदान खाली हो जाए। कांग्रेस एक बार ये भी कह दे कि पंजाब और दिल्ली में वो चुनाव नहीं लड़ेगी और उसके बाद भी आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में क्या हुआ? आपके कारण कांग्रेस को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस को ही हराकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी ने जो शर्त कांग्रेस के सामने रखी है उसके पीछे तर्क ये है कि यदि विपक्षी एकता की बात की जाए तो समझौता तो करना ही पड़ेगा। ऐसा न करने की स्थिति में सबसे अधिक नुकसान भी कांग्रेस को होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस को डेंट लगा दिया है। आने वाले समय में राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी की गाड़ी जिस तेजी से इन दोनों राज्यों में बढ़ रही है वहां से वह लौटेगी नहीं। इसलिए कांग्रेस को अभी से केजरीवाल की कार्ड तैयार रखनी होगी ताकि ज्यादा नुकसान से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पटना में 23 जून को होने वाली बैठक पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि उस बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के शामिल होने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे वो पूरा नहीं करेगी, तो मतलब साफ है ये दोनों बैठक में शामिल नहीं होंगे। पटना में जिस महाबैठक की पहल खुद ममता बनर्जी ने की थी, वे ही इससे गायब रहेंगी। तो क्या अन्य विपक्षी पार्टियों के बीच संदेश क्या जाएगा, या फिर कांग्रेस ममता की शर्त मान लेगी और केंद्र की सत्ता के लिए बंगाल में टीएमसी से समझौते के लिए राजी हो जाएगी? इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी खुद न आकर अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता को महाबैठक में भेजने की योजना बना रही हों। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले ही सभी विपक्षी दलों को दो टूक कह दिया है कि बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का होना जरूरी है। नीतीश के बंगाल दौरे पर ममता ने कहा था कि वे पटना आएंगी। हालांकि इस बैठक से नतीजा कुछ हासिल होता दिख नहीं रहा, क्योंकि विपक्षी एकता के नाम पर भ्रष्टाचार में डूबे वंशवादी दलों की बैठक बुलाई गई है और ये सभी दल केवल अपनी सियासी दुकान बचाने के लिए एक साथ दिख रहे हैं। जिन दलों ने इसमें भाग लेने की सहमति दी है उनमें कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी, माकपा, झामुमो, द्रमुक सहित दर्जन भर पार्टियां ऐसी हैं जिनका नेतृत्व किसी एक परिवार के हाथ में है, या फिर वे पार्टियां हैं जिनके बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल या बेल के बीच में झूल रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस अगर बंगाल में सीपीएम के साथ चुनाव लड़ेगी तो वह भाजपा के खिलाफ उनके समर्थन में उम्मीद न करे। ममता ने कहा कि कांग्रेस तो बहुत राज्यों में रही है, वे संसद में हमारा सहयोग चाहते हैं, हम भाजपा के खिलाफ उसका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन बंगाल में सीपीएम से हाथ मिलाने के बाद आप हमसे सहयोग मांगने न आए। ऐसे में देखना होगा कि 23 जून को होने वाली महाबैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ममता बनर्जी का आमना सामना होता है या नहीं, ये दिलचस्प होगा, या केंद्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार के एकजुटता की कोशिश विफल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भगवंत मान के पास अरविंद केजरीवाल के लिए वक्त है, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए नहीं। भगवंत मान का एक ही काम है, केजरीवाल को देश घुमाना। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता कि भगवंत मान सीएम हैं या पायलट हैं। शाह ने आगे कहा कि पंजाब के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका पूरा समय दौरों में जाता है, जिस कारण से पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही हैं, मगर सीएम साहब के पास इन सब के लिए कोई वक्त है ही नहीं। आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई और पार्टी नहीं। अमित शाह ने भगवंत मान पर जो तीखे आरोप लगाए, हकीकत भी वही है। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हें हर कहीं इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मुफ्त का विमान उन्हें चाहिए और वह मान के बिना उन्हें मिलेगा नहीं। वह मान उन्हें पंजाब सरकार विमान में उपलब्ध कराते हैं। पंजाब का विमान, पंजाब का पैसा, मौज अरविंद केजरीवाल की। गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को 1000 रुपए देने वाली थी। उस वादे का क्या हुआ? अब तक महिलाएं राह देख रही हैं। उन्हें 1000 रुपए मिलना तो दूर, 1000 पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। पंजाब सरकार पंजाब में विज्ञापन देती है जो समझ आता है, लेकिन पंजाब के विज्ञापन केरल, बंगाल और गुजरात में आते हैं, जिससे पंजाब की जनता की तिजोरी खाली हो रही है। जनता इसका हिसाब जरूर लेगी। असल में यही खेल दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल सालों तक करते रहे और दिल्ली की जनता के पैसे को आम आदमी पार्टी के प्रचार पर उड़ाते रहे। लेकिन अदालतों की कड़ाई और एलजी की लगाम लगने के बाद ये खेल दिल्ली में तो बंद हो गया, लेकिन पंजाब में शुरू हो गया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पंजाब से नशे के कारोबार को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अमृतसर में 1 महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय खुलेगा और कुछ ही समय में बीजेपी के कार्यकर्ता हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण की यात्रा भी शुरू करेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
कर्नाटक की जीत और करीब आते लोकसभा चुनावों की तारीख के बीच कांग्रेस में हालात बेहतर होने की जगह अब बिगड़ते जा रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की गुटबाजी काबू के बाहर है। पार्टी की इस गुटबाजी का शिकार बनकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को बैरंग लौट जाना पड़ा। मुंबई महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस की बैठक में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर पार्टी के दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंकी गईं। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। ये सब कुछ यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के सामने हुआ। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना दादर तिलक भवन स्थित कांग्रेस दफ्तर की है। कांग्रेस यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की बैठक थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन बैठक के समय कुणाल राउत को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर विवाद शुरू हुआ और दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर जमकर कुर्सियां फेंकने लगे। विवाद को लेकर बीवी श्रीनिवास काफी नाराज दिखे और बिना भाषण दिए ही वापस लौट गए। यूथ कांग्रेस में हुए इस कुर्सी कांड को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आईएनसी का मतलब है आई नीड चेयर या फिर नीड टू थ्रो चेयर। जब इन्हें कुर्सी नहीं मिलती है तो ये एक दूसरे पर कुर्सी फेंकते हैं। ये कांग्रेस में हर जगह देखने को मिलता है। मुंबई में यूथ कांग्रेस की मीटिंग में भी यही हुआ। चेयर के लिए लड़ाई हुई और उसके बाद चेयर एक दूसरे पर फेंकी गई। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी यही चल रहा है। छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटक के बाद अब यूथ कांग्रेस में भी ये सब शुरू हो रहा है। इस प्रकार मुंबई में श्रीनिवास बीवी को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। शहजाद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वालों को पहले पार्टी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। कम से कम चेयर की लालसा में जनता के साथ धोखा करने वाली कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर चेयर तो फेंकना बंद करेगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पंगेबाज सियासत की भेंट भगवंत मान जल्द ही चढ़ने वाले हैं। वजह डीजीपी की नियुक्ति है। केंद्र सरकार स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए भगवंत मान सरकार पर दबाव बढ़ा रही है, लेकिन मान सरकार ऐसा करना नहीं चाह रही। भगवंत मान अब अपनी मर्जी से किसी पुलिस अधिकारी को डीजीपी बनाने की आज़ादी चाहते हैं, लेकिन वे विधानसभा में एक बिल लेकर आने की तैयारी में हैं। बिल को सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में 20 को पेश करेगी। इस बिल के जरिए सरकार पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है। ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश में एक कमेटी बनेगी, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल फाइनल करके सरकार को भेजेगी और सरकार पैनल में से किसी एक अफसर को पंजाब का डीजीपी नियुक्त कर देगी। लेकिन भगवंत मान ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किनारे लगाकर करेंगे। जाहिर है भगवंत मान के पैनल पर यह पेंच फंसेगा और अरविंद केजरीवाल इसको लेकर बेवजह की सियासत करेंगे और वही दिल्ली वाला रोना पंजाब में भी रोना रोएंगे। केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, वजह पंजाब का विकास नहीं चाहती, आदि 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 आदि। असल में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यह है कि राज्य सरकार नए डीजीपी के लिए केंद्र को सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों के नाम भेजती है। इसके बाद यूपीएससी उनमें से 3 अफसरों का पैनल सिलेक्ट करके राज्य सरकार को वापस भेजती है। यूपीएससी के पैनल में शामिल 3 में से किसी एक अफसर को राज्य सरकार डीजीपी नियुक्त करती है। पंजाब में 1992 बैच के आईपीएस गौरव यादव के पास पंजाब का एडिशनल चार्ज है। 5 जुलाई को गौरव यादव को डीजीपी का पदभार संभाले 1 साल हो जाएगा। केंद्र से पक्का डीजीपी नियुक्त करने को लेकर दबाव बन रहा है, इसलिए पंजाब सरकार ने विधानसभा में बिल लाने का फैसला लिया। और अब बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में उपराज्यपाल के ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ पूरे देश में सियासी मोर्चा खोले हुए है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र नहीं मान रही, इसलिए मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है।
लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद डीजीपी के लिए पंजाब सरकार यूपीएससी के पैनल के बजाय अपनी कमेटी और अपने पैनल की खातिर विधानसभा में बिल लाने की तैयारी में है। जाहिर है आम आदमी पार्टी का इरादा सिर्फ सियासी रायता फैलाना है और कुछ नहीं। A report, News of India.